नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आई के स्टडीज़ में। चैप्टर नंबर 7 हम पढ़ रहे थे फेडरलिज्म, और उसका पार्ट 3 चालू करते हैं। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स इन इंडियाज फेडरल सिस्टम। सो प्रीवियस सेक्शन में हमने पढ़ा कि देखा हमने कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ वेस्टेड वेरी स्ट्रॉन्ग पावर्स इन द सेंटर। बहुत स्ट्रॉन्ग पावर सेंटर को दी हुई हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज तो करता है सेपरेट आइडेंटिटी रीजन की, क्षेत्रों की सेपरेट आइडेंटिटी रिकॉग्नाइज तो करता है, लेकिन फिर भी जो मोर पावर्स हैं, ज़्यादा पावर है, वो सेंटर को देता है। वंस द प्रिंसिपल ऑफ आइडेंटिटी ऑफ द स्टेट इज एक्सेप्टेड, यदि एक बार जो आइडेंटिटी है स्टेट की वो एक्सेप्ट कर ली जाती है, तो इट इज़ क्वाइट नेचुरल है कि जो स्टेट्स है वो एक्सपेक्ट करता है अपना ग्रेटर रोल और पावर्स गवर्नेंस ऑफ द स्टेट में और कंट्री में एज अ होल। दिस लीड्स टू वेरियस डिमांड फ्रॉम द स्टेट। तो यहाँ से स्टेट की डिमांड भी होती हैं। टाइम टू टाइम स्टेट जो है डिमांड करता है कि दैट दे शुड बी गिवन मोर पावर, उनको और पावर दी जानी चाहिए, मोर ऑटोनॉमी, मोर आज़ादी दी जानी चाहिए। इससे क्या होता है कि टेंशन्स बढ़ती हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ता है सेंटर और स्टेट के रिलेशन के बीच में। जबकि जो लीगल डिस्प्यूट है सेंटर और स्टेट्स के बीच में या बिटवीन स्टेट्स के बीच में, जो लीगल डिस्प्यूट हो रहे हैं सेंटर या स्टेट के बीच में या स्टेट्स के बीच में ही, वो रिजोल्व की जा सकते हैं जुडिशरी के द्वारा। और जो डिमांड है ऑटोनॉमी आर ऑफ पॉलिटिकल नेचर एंड नीड टू बी रिजोल्व थ्रू निगोसिएशन। सो आपसी समझौते से ये सब चीज़ रिजोल्व, डिमांड जो है आज़ादी की कि हमें और पावर दीजिए, इनको रिजोल्व किया जा सकता है आपसी समझौते से। नेक्स्ट है भाई सेंटर स्टेट रिलेशंस। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन इज ओनली अ फ्रेमवर्क और ए स्केलेटन। एक फ्रेमवर्क है, एक स्केलेटन है, इसका फ्लैश और ब्लड प्रोवाइडेड बाय द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ पॉलिटिक्स। कहने का मतलब है जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो केवल एक हड्डियों का ढांचा है, ठीक है, लेकिन उसमें जो मांस है, उसका जो खून है, वो प्रोवाइड किया जाता है एक्चुअल प्रोसेस ऑफ पॉलिटिक्स से। Hence, federalism in India has to a large extent been influenced by the changing nature of political process. So जो फेडरलिज्म है इंडिया में, वो काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस किया होता है बाय द चेंजिंग नेचर ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेस। पॉलिटिकल प्रोसेस जो चेंज होता है उससे जो है इन्फ्लुएंस होता है। तो 1950s में एंड अर्ली 1960s में जो फाउंडेशन है हमारे फेडरलिज्म की, वो जवाहरलाल नेहरू के गाइडेंस के अंतर्गत रखी गई। और इट वाज आल्सो अ पीरियड ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस ओवर द सेंटर एज वेल एज द स्टेट। सो सेंटर में भी कांग्रेस की सरकार थी और स्टेट में, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में में कांग्रेस की ही सरकार थी। सो एक्सेप्ट ऑन द इशू ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, एक्सेप्ट ऑन द इशू ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, जो रिलेशंस था सेंटर के बीच में और स्टेट्स के बीच में, वो क्वाइट नॉर्मल था ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड में क्वाइट थोड़ा नॉर्मल था। किसको छोड़कर? नए स्टेट बनाने की मांग को छोड़कर। स्टेट और सेंटर का जो रिलेशन था क्वाइट नॉर्मल था इस पीरियड में, और स्टेट होपफुल थे कि दे वुड बी मेकिंग प्रोग्रेस विद द हेल्प ऑफ अ ग्रांट्स एंड एड फ्रॉम द सेंटर। यानी सेंटर से जो ग्रांट मिलेगी उससे वो प्रोग्रेस करेंगे। बिसाइड देयर वाज कंसिडरेबल ऑप्टिमिज्म, एक ऐसा आशा थी, आशावाद था अबाउट द पॉलिसीज ऑफ सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो डिज़ाइन किया गया था सेंटर के द्वारा। ठीक है, इन द मिडल ऑफ 1960s जो कांग्रेस डोमिनेंस था वो डिक्लाइन हुआ। कांग्रेस का जो डोमिनेंस था, कांग्रेस सरकारें गिरने लगी थोड़ी तो, और समवाट एंड इन लार्ज नंबर ऑफ स्टेट अपोजिशन पार्टीज जो है आ गई, अपोजिशन पार्टीज आने लगी। सो इट रिजल्टेड इन डिमांड्स फॉर ग्रेटर पावर और ग्रेटर ऑटोनॉमी। सो जब अपोजिशन पार्टी आई तो वो ग्रेटर पावर मांगने लगी, ग्रेटर ऑटोनॉमी मांगने लगी, क्योंकि सेंटर में भी जब कांग्रेस की थी और स्टेट्स में भी जब कांग्रेस की सरकार थी, तो वहाँ एक नॉर्मल सा व्यवहार देखने को मिला। लेकिन जैसे ही अपोजिशन पार्टीज स्टेट में आती हैं, वो रूल करने लगती हैं और सेंटर में कांग्रेस की सरकार है, तो वहाँ देखने को मिलता है कि ग्रेटर पावर, ग्रेटर ऑटोनॉमी की मांग फिर चालू हो जाती है। सो इनफैक्ट तीस जो डिमांड है, ये जो डिमांड है वो डायरेक्ट फॉल आउट था फैक्ट का कि जो डिफरेंट पार्टी हैं जो सेंटर में रूल कर रही हैं और मैनी स्टेट्स में रूल कर रही हैं, वो देखने को मिलता था। सो स्टेट गवर्नमेंट प्रोटेस्ट कर रही थी अगेंस्ट व्हाट दे सॉ एज अननेसेसरी इंटरफेरेंस इन देयर गवर्नमेंट। तो उनके गवर्नमेंट में अननेसेसरी इंटरफेरेंस हो रहा था कांग्रेस के द्वारा, कांग्रेस गवर्नमेंट के द्वारा जो सेंटर में थी। तो कांग्रेस भी वेरी कंफर्टेबल नहीं थी कि आइडिया ऑफ डीलिंग विद गवर्नमेंट लेड बाय अपोजिशन पार्टीज़ की, वो अपोजिशन पार्टीज़ का रुख हमारे प्रति कैसा है। सो ये जो पेकुलर पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट था, इसने
जन्म दिया एक डिस्कशन को कि कंसेप्ट ऑफ ऑटोनॉमी अंडर ए फेडरल सिस्टम, एक फेडरल सिस्टम में ऑटोनॉमी का कंसेप्ट को बर्थ दिया. सो फाइनली सिंस द 1990s कांग्रेस डोमिनेंस हैज़ लार्जली एंडेड. सो लार्जली एंडेड देखने को मिला और हम एक कोalition की एरा में 1990s में कोalition पॉलिटिक्स की एरा में घुसे, यानी कोalition पार्टीज बनने लगी और वो इलेक्ट होने लगी, स्पेशली एट द सेंटर. सो इन द स्टेट्स टू डिफरेंट पार्टी बोथ नेशनल रीजनल पार्टीज भी पावर में आने लगी, जिससे क्या हुआ, ग्रेटर से फॉर द स्टेट अ रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी और बिगिनिंग ऑफ ए मोर मैच्योर फेडरलिज्म चालू हो गया. सो दस इट इज़ इन दिस सेकेंड फेज दैट द इशू ऑफ ऑटोनॉमी बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकली. सो सेकेंड फेज में इशू जो है ऑटोनॉमी का वो बहुत पॉलिटिकली ज़रूरी हो गया. डिमांड्स फॉर ऑटोनॉमी, बहुत सारे स्टेट और इवन मैनी पॉलिटिकल पार्टीज हैव फ्रॉम टाइम टू टाइम उन्होंने डिमांड किया कि जो स्टेट्स है शुड हैव मोर ऑटोनॉमी सेंट्रल गवर्नमेंट के ही साथ. ठीक है. हाउएवर ऑटोनॉमी रेफर टू डिफरेंट थिंग्स फॉर डिफरेंट स्टेट एंड पार्टीज. सो ऑटोनॉमी जो आज़ादी है और जो ये टर्म है ये डिफरेंट थिंग्स दिखाती है डिफरेंट स्टेट और पार्टीज के अकॉर्डिंग. नंबर एक देखिए, समटाइम्स दीज डिमांड एक्सपेक्ट दैट कि जो डिवीज़न है पावर्स का वो चेंज होना चाहिए इन फेवर ऑफ द स्टेट एंड मोर पावर एंड इम्पोर्टेंट पावर बी असाइंड टू द स्टेट्स. ठीक है. सो क्या हुआ कि समटाइम्स दीज डिमांड, ये जो डिमांड्स थी एक्सपेक्ट कर रही थी कि जो डिवीज़न है पावर्स का उसको चेंज किया जाना चाहिए स्टेट्स के फेवर में और मोर पावर और इम्पोर्टेंट पावर स्टेट्स को दे जाने चाहिए. जैसे बहुत सारे स्टेट थे, तमिलनाडु, पंजाब, वेस्ट बंगाल और बहुत सारी पार्टी थी, DMK, अकाली दल, CPI-M, उन्होंने डिमांड की ऑटोनॉमी फ्रॉम टाइम टू टाइम. नेक्स्ट अनदर डिमांड इज दैट कि स्टेट्स हैव इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू एंड ग्रेटर कंट्रोल ओवर द रिसोर्सेज. कि स्टेट जो है उसका इंडिपेंडेंट सोर्स होना चाहिए रेवेन्यू पर, रिसोर्सेज पर उसका ग्रेटर कंट्रोल होना चाहिए, जिसको हमने कहा कि ये फाइनेंशियल ऑटोनॉमी स्टेट को मिलनी चाहिए. 1977 में लेफ्ट गवर्नमेंट वेस्ट बंगाल में आती है और एक डॉक्यूमेंट वो लाती है और जिसमें डिमांड है रिस्ट्रक्चर करने का सेंटर स्टेट रिलेशन को इंडिया में. इस सेंटर स्टेट रिलेशन को इंडिया में रिस्ट्रक्चर कीजिए. और इन द ऑटोनॉमी डिमांड्स ऑफ तमिलनाडु एंड पंजाब ऑल्सो एक इम्प्लिसिट सपोर्ट आइडिया ऑफ ग्रेटर फाइनेंशियल पावर्स का वहाँ से मिलता है. थर्ड एस्पेक्ट ऑफ द ऑटोनॉमी डिमांड्स रिलेट्स टू एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ऑफ द स्टेट्स. States resent the control of the center over the administrative machinery. So third aspect autonomy का क्या डिमांड कर रहा है, relates to administrative power of the state और states resent the control of the center over the administrative machinery. Next, fourthly, autonomy demands may also be related to cultural and linguistic issues. So, जो कल्चरल, सांस्कृतिक और जो भाषाई इश्यूज थे उसमें भी ऑटोनॉमी डिमांड कर रही थी. और जो अपोजिशन है टू द डोमिनेशन ऑफ हिंदी तमिलनाडु में और डिमांड फॉर एडवांसिंग द पंजाबी लैंग्वेज एंड कल्चर आर इंस्टांसेस ऑफ दिस. तो साथ ही साथ हमने लिंग्विस्टिक इश्यूज भी देखने में लगे, कल्चरल इश्यूज भी देखने के लगे, इनकी भी डिमांड होने लगी. और जो डोमिनेशन है हिंदी का वो उसका अपोज होने लगा तमिलनाडु में और पंजाबी को एडवांस करने की लैंग्वेज कल्चर को मांग उठने लगी. सो ये सम ऑफ द स्टेट्स ऑल्सो फील दैट देयर इज अ डोमिनेशन ऑफ द हिंदी स्पीकिंग एरिया ओवर द अदर्स. ये भी, और जो दूसरे स्टेट्स थे उनको ये लगा कुछ स्टेट्स को कि वही डोमिनेशन है हिंदी स्पीकिंग एरियाज का दूसरे स्टेट्स पर. इनफैक्ट ड्यूरिंग द डिकेड ऑफ 1960s देयर वर एजिटेशन इन सम स्टेट्स में एजिटेशन देखने को मिला कि आप हिंदी लैंग्वेज को इम्पोज क्यों कर रहे हैं, अगेंस्ट द इम्पोजिशन ऑफ हिंदी लैंग्वेज. तो ये था भाई कैसे ऑटोनॉमी, डिमांड्स फॉर ऑटोनॉमी हुई, कैसे बहुत सारे स्टेट्स ने फाइनेंशियल ऑटोनॉमी की मांग की और कैसे बहुत सारे स्टूडेंट लिंग्विस्टिक और कल्चरल ऑटोनॉमी की मांग की. नेक्स्ट है कि रोल ऑफ गवर्नर एंड प्रेसिडेंट्स रूल. देखिए, रोल ऑफ गवर्नर हैज़ ऑलवेज बीन ए कॉन्ट्रोवर्शियल इशू बिटवीन द स्टेट्स एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में यह हमेशा एक रोल, जो गवर्नर का रोल है वो एक कॉन्ट्रोवर्शियल इशू रहा है. और गवर्नर एक इलेक्टेड ऑफिस होल्डर नहीं होता. ठीक है. बहुत सारे गवर्नर जो है रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर होते हैं, सिविल सर्वेंट होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं. So beside the governor is appointed by the central government and therefore actions of the governor are often viewed as interference by the central government. So गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट होता है और देयरफॉर एक्शन जो होते हैं गवर्नर के वो अक्सर देखे जाते हैं कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट ही इंटरफेयर कर रही है स्टेट गवर्नमेंट की फंक्शनिंग में. तो जब दो डिफरेंट पार्टीज पावर में होती हैं, सेंटर और स्टेट,
जो रोल जो है गवर्नर का वो बहुत कंट्रोवर्शियल बन जाता है। सरकारिया कमीशन जो अपॉइंट हुआ था 1983 में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और उसने अपनी रिपोर्ट 1988 में सबमिट की थी एग्जामिन करने के लिए इशू रिलेटिंग टू सेंटर स्टेट रिलेशंस। उनने रिकमेंड किया था कि जो अपॉइंटमेंट है गवर्नर की वो स्ट्रिक्टली नॉन पार्टीजन हो, ठीक है। और पावर्स और रोल जो गवर्नर का है वो कंट्रोवर्शियल बन गया एक और रीजन से। वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 356, जो प्रेसिडेंट रूल किसी भी स्टेट में प्रोवाइड करता है। सो ये जो प्रोविज़न है ये अप्लाइड होता है जब ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें गवर्नमेंट और स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न के मुताबिक नहीं चलता है। सो इट रिजल्ट ये क्या होता है कि हम स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा टेक ओवर कर लिया जाता है, और जो प्रेसिडेंट का प्रोक्लेमेशन है हैज़ टू बी रेटिफाइड बाय पार्लियामेंट, ठीक है। जो प्रेसिडेंट का जो उद्घोषणा होती है उसको पार्लियामेंट के द्वारा रेटिफाई किया जाता है। तो प्रेसिडेंट रूल कैन बी एक्सटेंडेड टिल 3 ईयर्स, 3 साल तक इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। और जो गवर्नर है उसके पास पावर है कि वो डिसमिसल कर दे स्टेट गवर्नमेंट को और सस्पेंशन कर दे, डिसोल्यूशन कर दे स्टेट असेंबली का। गवर्नर के पास ये पावर है, जिससे क्या होता है कि बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं और कुछ केसेस में स्टेट गवर्नमेंट डिसमिस कर देती है इवन व्हेन दे हैड अ मेजोरिटी इन द लेजिस्लेचर। यदि उन पे मेजोरिटी होती है लेजिस्लेचर में, जब भी उनको डिसमिस कर दिया जाता है, जैसे कि केरला में 1959 में हुआ था, और विदाउट टेस्टिंग देयर मेजोरिटी, बिना मेजोरिटी टेस्ट किए। और बहुत सारे और दूसरे स्टेट में भी ऐसा हुआ था आफ्टर 1967। सो कुछ केसेस सुप्रीम कोर्ट में गए और कोर्ट ने रूल किया कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है डिसीजन की तो प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज करने की, वो एग्जामिन हो सकती है बाय द जुडिशरी। जुडिशरी भी इसको एग्जामिन कर सकता है। और आर्टिकल 356 एक वेरी स्पेरिंगली यूज़ किया जाना चाहिए टिल 1967 तक उसको अच्छे से यूज़ किया गया। लेकिन 1967 के बाद बहुत सारे स्टेट जो हैं, जो नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट हैं, और कांग्रेस जब पावर में थी सेंटर में, जब यूज़ किया गया, तो सेंटर हैज़ ऑफन यूज दिस प्रोविजन टू डिसमिस स्टेट गवर्नमेंट। अक्सर यूज़ करती है कि स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस करने के लिए, और ऑफिस ऑफ गवर्नर को यूज़ करने के लिए जो मेजोरिटी पार्टी हैं कोalition अज्यूम करने जिन्होंने किया है ऑफिस को। उदाहरण के तौर पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो रिमूव करती है इलेक्टेड गवर्नमेंट को आंध्र प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में इन द डिकेड ऑफ 1980s। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिमूव किया था इलेक्टेड गवर्नमेंट को आंध्र प्रदेश में और जम्मू कश्मीर में 1980s के डिकेड में। तो ये था भाई, मैंने बताया आपको कैसे रोल ऑफ गवर्नर और प्रेसिडेंट रूल स्टेट में इंटरफेयर करते हैं। साथ ही साथ आगे हम बढ़ेंगे डिमांड्स फॉर न्यू स्टेट। सो डिमांड्स फॉर न्यू स्टेट हम नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।